नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल और उसका वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को और चैनल को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ और जितने भी राष्ट्रवादी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं उन सबके साथ चैनल को शेयर जरूर कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर बात पहुंच सके। अगर आपको लगता है कि सही में चैनल अच्छा काम कर रहा है और आप चैनल को सहयोग करना चाहते हैं तो मेंबर बनकर भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पर लगा जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। खैर, अब बात मुद्दे की। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सरकार आई तो बहुत सारी अपेक्षाएं थी और धीरे धीरे लगभग पिछले 12 साल में बहुत सारी अपेक्षाएं पूरी हुई। लेकिन एक बात हमेशा इस सरकार से, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं या जो भारत की बात सोचते हैं, उन्हें हमेशा से कोई ना कोई कंप्लेंट रही है इस सरकार से कि आपने नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत अच्छा काम किया, विदेश नीति पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे सरकार ने अविश्वसनीय काम किया है। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा फ्रंट था जहां कहीं ना कहीं सरकार से वो अपेक्षाकृत कार्य नहीं हुआ या कहीं थोड़ी बहुत चूक रह रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तीसरे कार्यकाल में अमित शाह ने वो बीड़ा भी अपने हाथ में ले लिया है। सबसे पहले उन्होंने एक टाइमलाइन सेट की कि भैया इस 31 मार्च 2026 तक इस देश में नक्सलवाद नाम की चीज का समूल नाश करना है, अब वो सिर्फ किताबों में छोड़ना है। और वो हुआ। जिस तरीके से नक्सलवाद कभी 140 जिलों में व्याप्त था, रेड कॉरिडोर कहा जाता था, पशुपति से लेकर और तिरुपति तक, उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ देगा। उसके बाद अब बात हो रही है अर्बन नक्सल की। लेकिन एक और चीज थी जो हमेशा ये चिंता का विषय बनी रहती थी और वो थी इलीगल इमिग्रेशन, और खासकर जो ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। क्योंकि जो पाकिस्तान है वहां तो बाड़बंदी इस तरीके से है कि आप उस संख्या में आ ही नहीं सकते, कोई 1, 2, 4 दर्जन भर, इससे ज्यादा की संभावना नहीं है। लेकिन जो यहां से करोड़ों लोगों का जो इन्फ्लक्स हो रहा था उसको रोकने की बात होती थी और ये लगता था कि भैया इतने करोड़ों लोग आ चुके हैं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे भी लगता था और मुझे इस बात की खुशी है कि ये सरकार बार बार, कभी ये लगता था बंगाल में सरकार आ ही नहीं सकती बीजेपी की, वो करके दिखाया। 370 राम मंदिर, हमेशा से लगता था कि चुनावी वायदे कैसे पूरा कर लेंगे साहब, जब 70 साल में नहीं हुआ, इतनी सरकारें नहीं कर पाई, किस तरह की डेमोग्राफी है, किस तरह का सिस्टम है, कैसे कर लेंगे। लेकिन वो बार बार करते आए हैं। और जो ये इनफ्लक्स है इलीगल इमिग्रेंट का और बाद में आउटफ्लक्स, यानी इसको भगाना भी है, रोकना भी है और भगाना भी है। ऐसा लग रहा था ये भी असंभव है, लेकिन अब जो जानकारी निकल के आ रही है ऐसा लग रहा है कि साहब इस दुनिया में कोई भी असंभव नहीं है। और कम से कम भारतीय राजनीति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए तो कोई चीज असंभव नहीं है। अब जो खबर निकल कर आ रही है, देखिए अपुष्ट खबरें हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि एमएचए की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि भैया शुभेंदु अधिकारी सामने आकर कहेंगे, ये जानकारियां नहीं होंगी। आपको अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज से, ओसेंट से खबरें उठानी पड़ेंगी, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग लोग हैं। जब उनसे आप मतलब उन्हें सबको एक चीज समान रूप से रखेंगे तब आपको समझ आएगा। और जो अभी खबरें निकल कर आ रही हैं कि लगभग भारत में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, अलग अलग दौर में, और खासकर बंगाल चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशियों का बांग्लादेश की तरफ भागने का जो क्रम शुरू हुआ है, अब तक यह आंकड़ा है कि लगभग 30 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस देश को छोड़कर स्वतः या किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से ऑलरेडी देश छोड़कर जा चुके हैं। अगर यह आंकड़े में थोड़ी भी सत्यता है तो आप ये मानकर चलिए यह अभी शुरुआत है। यहां से यह आंकड़ा और बढ़ेगा और सरकारी आंकड़ा 2 करोड़ के आसपास का है, लेकिन लगभग 3 से 4, 5 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी इस देश के अंदर होंगे, क्योंकि सरकारी आंकड़े में बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। तो आप ये मानकर चलिए लगभग 10% बांग्लादेशी इस देश को छोड़कर जा चुके हैं, अगर इस आंकड़े में थोड़ी भी सत्यता है। और जिस तरीके से अब सरकार लगी हुई है, दरअसल अमित शाह ने बाकायदा इसके ऊपर एक टीम तैयार कर ली है। जो इस देश में हो रहा है, जो डेमोग्राफी चेंज है, उसको किस तरीके से मिटिगेट किया जाए, किस तरीके से। सबसे देखिए, कोई प्रॉब्लम है उसे आप कब सॉल्व करेंगे, तब आपको पता होगा कि वो प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसे कैसे ठीक किया जाएगा, तभी तो आप ठीक करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है ये समझना बहुत जरूरी है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से यह बात कही थी कि भैया हम इस डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है इसके प्रति हम किस हद तक सीरियस हैं, वो उसे बार बार अमित शाह उस चीज को दोहरा रहे थे। और अमित शाह ने अब अपनी एक टीम भी बना दी है। अमित शाह ने बाकायदा ट्वीट किया है कि जो इनफिल्ट्रेशन है और जो अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, एक तो भैया ये है कि नेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस वजह से थोड़ा चेंज हो रहा है। जो अननेचुरल है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, वो हमारे लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और प्रधानमंत्री ने जो हाई लेवल कमेटी की बात की थी डेमोग्राफिक चेंज पर, अब वो बनाने जा रहे हैं। और जो कमेटी बनी है उसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, सेंसस कमिश्नर इसके अंदर होंगे। श्री दुर्गा शंकर मिश्रा रिटायर्ड आईएएस इसके अंदर होंगे। बालाजी श्रीवास्तव होंगे। डॉक्टर शमिका रवि होंगी, जो आरएन रवि है ना, पश्चिम बंगाल के गवर्नर, उनकी बेटी हैं ये शमिका रवि, और इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब एक अच्छा खासा इनके पास खुद का अनुभव है। उनकी पुत्री होने के अलावा भी इनकी खुद की अपनी बहुत वेटेज है। तो इसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रखे गए हैं, जस्टिस रखे गए हैं, सेंसस अधिकारी रखे गए हैं, सेक्रेटरी रखे गए हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को समझने वाले लोग रखे गए हैं। यानी हर तरीके से हर एंगल को एक्सप्लोर किया जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि भगाने हैं, हो क्यों रहा है, क्या क्या उसके इफेक्ट है देश के ऊपर, और कैसे उसे किया जाए, ये सब तय किया जा रहा है। और इसमें लास्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात चीज कही है कि टाइम बाउंड तरीके से जो रिलीजियस और ये सोशल चेंज हो रहा है, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और रिलीजियस जो सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब रिलीजन के साथ उन्हें सोशल जोड़ना पड़ा। अब वो रिलीजन रखते तो बहुत सारे लोगों के में दर्द हो जाता। तो इन सबको देखते हुए वो हाई पावर्ड जो कमेटी है, हाई लेवल कमेटी है डेमोग्राफिक चेंज पर, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और चीजें अब टाइम बाउंड तरीके से होंगी। अमित शाह अगर ये कह रहे हैं कि हम सब जगह फेंसिंग कर देंगे, तो एक टाइम बाउंड तरीका है कि 2 साल के अंदर अंदर, जहां तक मेरी जानकारी है साल भर ही है शायद, कि भैया स्मार्ट फेंस बनाकर खड़ी कर देनी है। और जैसे ही ये सब एक्शन हो रहा है, पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। कल भी आपको थोड़ा सरसरी तरीके से वो बताया था। ऑलरेडी 2 डिटेंशन सेंटर बन चुके हैं और पूरे पश्चिम बंगाल के लगभग हर जिले में बनने हैं। सीमावर्ती तो लगभग हर जिले में ही बनने हैं, 12-13 कितने हैं उतने बनने हैं। मालदा मुर्शिदाबाद में ऑलरेडी फीते कट चुके हैं, उसमें जो लोग हैं वो ऑलरेडी भर्ती होने लगे हैं। और इस डर से कि इन सब लोगों को कहीं उसमें ना डाल दिया जाए, तो जिस तरीके से भगदड़ मची है, उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले शुभेंदु अधिकारी को सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। इसको ले ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। না না, আমি হাকিমপুর সম্পর্কে জানি না, আমি মিডিয়াতে দেখছিলাম, কিন্তু এটা নতুন কিছু নয়, প্রেজেন্ট অ্যাক্টই রয়েছে। এবং আমরা বলে দিয়েছি যে বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। सीधा संदेश है, सरकारी दामाद नहीं है कि डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे। साफ है कि बाहर करिए, वरना सरकार किस तरीके से एक्शन लेगी वो पता है, और उसका असर दिखने लगा है। लास्ट में जो हाकिमपुर की जो बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, नॉर्थ 24 परगना में हाकिमपुर में एक चेक पोस्ट है, भीड़ लगी है बांग्लादेश में भागने के लिए कि बस किसी तरीके से भारत छोड़कर भागा जाए। ये वीडियो ये वो सभी बांग्लादेशी हैं जो भारत में रह रहे थे। सबसे पहले तो एसआईआर जो प्रक्रिया हुई, उसने एक कमर तोड़ने का काम किया, क्योंकि जब एसआईआर हुई और उसके बाद जिस तरीके से नाम का डिलीशन हुआ,
26 लाख लोग सस्पेक्ट हो गए। हो सकता है उसमें कुछ लोग ठीक हैं, भारतीय हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारा एक बड़ा वर्ग है जो सस्पेक्ट हो गया। उसके बाद भैया उस वोटर आईडी से उनका आधार जुड़ा होगा, पैन कार्ड जुड़ा होगा, अलग अलग चीजें होंगी, वो एक डेटाबेस आ गया ना। कम से कम 26 लाख लोगों का एक डेटाबेस सरकार के पास है कि ये सस्पेक्ट है। अब इनके ऊपर ध्यान रखना है। अब इन्हें ये डर है कि भैया अगर बांग्लादेश भाग गए, चलो कम से कम वहां आराम से रहेंगे, तो कमा लेंगे, खा लेंगे, परिवार है। देखिए हर कोई ऐसा नहीं है कि गुंडा एलिमेंट ही आ रहा है, परिवार के साथ भी लोग आते हैं ना। तो उन्हें डर होता है कहीं हमारे परिवार यहां डिटेंशन सेंटर में फंस गए, महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, नहीं पता कितने दिन रहना पड़ेगा। तो अब तो कमा खा रहे हैं, घर कुछ बेच भी रहे होंगे, तो ये सब चीजें हैं। तो भैया भागो यहां से, कम से कम परिवार वाले तो डर कर भागेंगे यहां से। और वो भागने शुरू हो गए हैं। जो हाकिमपुर का दृश्य देख रहे हैं, ये उसी की वानगी है। दूसरी चीज, लगभग 3 तरीके से लोग भाग रहे हैं। एक तो डिटेंशन सेंटर में बंद होंगे, कितने होंगे? मालदा में 9 हैं, मुर्शिदाबाद में 2 या 6 हैं, थोड़े बहुत होंगे। ये क्या है? ये सामने का आवरण है, मास्क है, दिखाने के लिए। अच्छा, इतने लोग डिटेंशन सेंटर में, ये भागेंगे, इन्हें भेजना है। दूसरे वो हैं जिनको सरकार लात मारेगी रात के अंधेरे में, जो हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं कि भैया रात को अंधेरा हो जाता है, बीजेपी वाले इधर उधर हो जाते हैं, तो हम इधर से धक्का दे देते हैं। और तीसरे वो हैं जो स्वतः प्रेरणा से इस देश को छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई अवैध आता है भारत में तो अपने आप से नहीं आता। आप यहां से जाएंगे, किसी और शहर में भी जाएंगे, आप भारतीय होते हुए दूसरे शहर में जाके अनजान हो जाते हैं, आपको नहीं पता होता। अगर आपके पास आज के समय में गूगल मैप ना हो या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजिकल सुविधाएं ना हो और कोई जानने वाला ना हो, तो आपको पता नहीं होगा कि कहां जाना है, कहां रुकना है। अनजान है अपने ही देश में, और वो तो दूसरे देश से आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल को छोड़ दे तो भाषा भी बिल्कुल अलग है। तो कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है पीछे जो उनको यहां लेकर आता है। भाई 5,000 7,000 रुपए में पहले बीजेपी वाले जो वहां के बॉर्डर, बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स वाले हैं, वो इधर भेजते हैं, फिर इधर पैसा आकर देते हैं। सबसे पहले होता क्या है, कोई बांग्लादेशी उधर से आता है तो वहां की बॉर्डर फोर्स लेती है पैसा। जब वो भारत में आ जाता है तो किसी मस्जिद में संपर्क किया जाता है, फिर मस्जिद वाला पैसा लेता है, फिर वो पूछता है कि भैया कहाँ जगह है, वो पता करता है, अच्छा मेरा ये दिल्ली में कनेक्शन है, यहां से दिल्ली भेज देता है, मुर्शिदाबाद भेज देगा, बेंगलोर भेज देगा, मुंबई भेज देगा। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम काम करता है, अब उस सिस्टम को भी डर है कि अगर कहीं ये अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए और इनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट होगा तो ये तो मेरा नाम लेंगे कि भैया मुझे तो फला मौलाना जी थे या फला व्यक्ति था या जो भी था, XYZ कोई भी हो सकता है, उसने पैसे लेकर मुझे सपोर्ट किया था और मुझे ऐसे किया था, तो भैया हम भी पकड़े जाएंगे। तो सारा का सारा जो इकोसिस्टम है, सारा का सारा स्ट्रक्चर है, वो अंडरग्राउंड हो गया है। अब जब आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड हो गया है तो आपके पास यहां रुकने के लिए स्थितियां और बदतर हो जाएंगी। पहले डर पुलिस का, ऊपर से सपोर्ट करने वाले भाग गए। तो वो सब चीज को देखते हुए भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप जा रहे हैं। उसके बाद आप जहां काम करते हैं, मान लीजिए कोई मजदूरी कर रहा है, कोई चिनाई का काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई लेबर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, किसी न किसी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के अंडर वो काम कर रहा होगा। अब उसे डर है कि भैया बांग्लादेशी पकड़े गए तो पुलिस मुझे अपडेट कर देगी। वो उन्हें रखने के लिए अब तैयार नहीं है। तो नौकरियां मिलनी बहुत जगह, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल असंभव हो जाएंगी, लेकिन बहुत अपॉर्चुनिटीज पहले से कम हो जाएंगी। जब आपके पास पुलिस के डंडे का डर हो, आपको सपोर्ट करने वाले नहीं हो, नौकरी मिलना मुश्किल हो जाए, तो यहां रुककर जो इंसेंटिव था वो रहेगा क्यों? आप बांग्लादेश भागेंगे। और वही हो रहा है, अब भाग रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। ऊपर से मुंबई में बुलडोजर चल रहे हैं, दिल्ली में बुलडोजर चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो SIR के टाइम में डिटेंशन सेंटर की बात कर रहे थे। अगर ये हाई पावर्ड कमेटी बन रही है और उसके बाद निश्चित तौर पर ये तो संदेश ही पहुंचना होता है ना मुख्यमंत्रियों पे। भैया कोई बिल्कुल ही नाकारा है तो बात अलग है, मैं किसी खास का नाम नहीं लूंगा, लेकिन संदेश है साफ सेंटर की तरफ से, हम कितने सीरियस है। तो अब राज्य की सरकारें हैं, वो काम करेंगी। कम से कम भाजपा शासित सरकारों के लिए तो जिम्मेदारी बनेगी, भैया उन्हें अपने नंबर भी दिखाने हैं ना अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसीलिए इन सब चीजों के लिए अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले ऑफेंसिंग कर रहे हैं, फिर CA लागू कर रहे हैं, फिर प्रेशर बना रहे हैं, डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, तो भागेंगे तो हैं ही।
और जिस सपोर्ट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं कि जो सपोर्ट सिस्टम धराशायी हो रहा है, जो गैंग्स धराशायी हो रहे हैं, आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कहां था? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट था। और वहां अब आप जिस सपोर्ट सिस्टम के तहत खड़े थे, वहां लोग अब सड़कों पे पिट रहे हैं जो उस सिस्टम को, इकोसिस्टम को चला रहे थे। एक कोई दीपांकर भट्टाचार्य पकड़ा गया है नॉर्थ 24 परगना में। भाई साहब के घर से 80 लाख रुपए मिले हैं, और बाढ़ पीड़ितों के लिए जो टारपोलिन बांटनी थी वो उनके घर मिली है। अभिषेक बनर्जी सबसे बड़ा जो एक तरीके से कह सकते हैं सर्वे सर्वा है, उसके यहां पुलिस जा रही है। ये नहीं दिख रहा होगा क्या बांग्लादेशियों को? एक कोई आकाश सिंह है, नंगा करके सड़क पे घुमाया गया है। उसके अलावा राजू नस्कर नाम का कोई व्यक्ति है, उसका कोई साथी था, वो हफ्ता वसूली पे गया था, तो क्या किया पब्लिक ने? কেন এগিয়ে যা সোজনভাবে জুমটা আছে। जब आपको बचाने वाले सड़क पे इस तरीके से पिटेंगे, जब आपका संरक्षण करने वाले इस तरीके से पिटेंगे, और जो बीजेपी वाले आपको अंदर ला रहे थे, और जब बीएसएफ उनको रगड़ रही है, अलग अलग जगह कूच बिहार में कार्यक्रम चल रहा था जब फेंसिंग का, और बीजेपी वाले आकर सपोर्ट कर रहे थे रोकने के लिए, पत्थरबाजी होने लगी बांग्लादेश से, और 2 बार ऐसे कॉक की अपनी जो बंदूक बीएसएफ वालों ने, तो भाग गए सब। और पहले और अब में ये अंतर है, जब बीजेपी वाले बीएसएफ को रोकते थे, उनके पीछे जो भीड़ होती थी उससे तो बीएसएफ को लड़ना ही पड़ता था, लेकिन बीएसएफ के खुद के पीछे जो टीएमसी की भीड़ होती थी उससे भी लड़ना पड़ता था। और अब उल्टा है, अब खुद के जो पीछे भीड़ है वो जय श्री राम के नारे लगा रही है। जिस दिन बीजेपी जीती उस दिन पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए विक्ट्री परेड निकाली गई थी जनता के द्वारा। अब सपोर्ट कर रही है पब्लिक, उधर से पत्थरबाजी होती है, बीएसएफ वाले तो 2 बार बंदूक कॉल करते हैं, इधर से 10 बार पत्थर चल जाता है। हर चीज ऑफिशियली हो। अब भैया एक बात बताइए, डिटेंशन मतलब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारी है नहीं, भेजने के लिए अभी जो रिक्वेस्ट भारत ने भेजी हुई है, मैं एमईए की प्रेशर पढ़ रहा था कुछ 15 दिन पहले के आसपास की है, तो कितने 2800 या 3000 के आसपास है जो भारत ने कहा है बांग्लादेशियों को आप ले लो। अब बांग्लादेश तो कहते हैं हमारे नागरिक है ही नहीं, आप क्या करेंगे? फिर तो आप अमावस की रात का इंतजार करेंगे। बीजेपी वाले इधर उधर होंगे। भैया जब एक बात बताइए, जब बीजेपी वाले 500 रुपए लेके 1000 रुपए लेके बांग्लादेशियों को इधर भेज सकते हैं, तो 500 रुपए 1000 रुपए लेके इधर उधर भी तो हो सकते हैं जब इधर से उधर जाएं। ये तो भैया दोनों तरफ की है ना, दोधारी तलवार है, पैसा तो दोनों तरफ से काम करता है। और डिटेंशन सेंटर क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं? नहीं, त्रिपुरा में भी बनेंगे, मेघालय में भी बनेंगे, आसाम में भी बनेंगे। तो अब सीरियस है सरकार इसके प्रति। क्या सारे बांग्लादेशी भाग जाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप आधा 60% फर्स्ट डिवीजन भी लाए तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। जो अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है हर जगह, उत्तराखंड की पहाड़ियों तक, बिल्कुल लास्ट तक जहां सरकार नहीं पहुंची वहां ये पहुंच रहे हैं। हिमाचल कहां है? जम्मू, रोहिंग्या वहां पहुंच गए, कश्मीर में। तो जैसे कैंसर अंदर तक जकड़ लेता है ना, तो हाई पावर डोज चाहिए, कीमोथेरेपी बहुत अच्छी वाली चाहिए, और उसके लिए अब सरकार प्रतिबद्ध है। और ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी को लीडरशिप लेनी है तो भैया उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष या उससे ऊपर बेंचमार्क स्थापित करना पड़ेगा। और अगर कोई इतने बड़े काम कर देता है, बेंचमार्क स्थापित कर देता है, तो निश्चित तौर पर वो अपनी कैंडिडेसी को और मजबूती से रख सकता है। मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा किसी का भी, सबका अपना अपना पक्ष है कि किसी को कोई अच्छा लग रहा है, किसी को कोई, लेकिन हर कोई। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बेंचमार्क रखा अटल बिहारी वाजपेयी जी से, उन्होंने एक बेस तैयार किया। मोदी जी ने कहा कि उन्होंने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। अगला आने वाला जो भी होगा XYZ, वो कहेगा मोदी जी ने इतना किया तो भैया मैं तो इतना करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए हर जगह होड़ लगी है कि भैया कौन बेहतर कर सकता है, और बेहतर है। जो लोग कहते हैं ना कि लड़ाई हुई है, अरे ये लड़ाई अच्छी है, कंपटीशन बन रहा है, अपने काम को और बेहतर करने का कंपटीशन है, तो क्या दिक्कत है?
खैर, जो भी डेवलपमेंट आएगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अपने साथियों से, अपने आसपास के लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराना मत भूलिएगा। अगर हर व्यक्ति एक व्यक्ति से भी सब्सक्राइब कराए तो भैया एक दिन में डबल हो सकते हैं। खैर, जय हिंद, जय श्री राम।